राजवंश की इस यात्रा में एक बार फिर से स्वागत है। मगध के इतिहास का ये दस्तूर रहा है कि यहाँ हर अंत एक नई शुरुआत का ऐलान करता है। पिछली बार हमने हर्यंक वंश के पतन को देखा था और आज हम उसी के बाद की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसे राजवंश की कहानी जो उसी पतन की राख से पैदा हुआ था, शिशुनाग वंश। और दोस्तों, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं, ये मगध की ज़मीनी हकीकत थी। याद है हमें कैसे हर्यंक वंश के आखिरी शासक नागदशक को लोगों के गुस्से ने ही गद्दी से उतार फेंका था। बस उसी पल इतिहास ने मानो एक खाली पन्ना छोड़ दिया और अब सवाल ये था कि इस पन्ने को भरेगा कौन। एक नई ताकत का आना तो तय था। हर्यंक वंश के पतन ने जो अफरा तफरी और जो अराजकता फैलाई थी ना, उसे शांत करने के लिए मगध को एक नए नायक की जरूरत थी। और वो नायक सामने आया शिशुनाग के रूप में। वो आए और उन्होंने न सिर्फ बिगड़े हुए हालात को संभाला, बल्कि मगध के लिए एक बिल्कुल नए सवेरे की शुरुआत की। देखिए, शिशुनाग कोई अनाड़ी नहीं थे इस सत्ता के खेल में, बिल्कुल नहीं। वो नागदशक के ही शासन में मगध के अमात्य थे। अब अमात्य का मतलब समझ लीजिए, आज के प्रधानमंत्री के बराबर का पद। इतना ही नहीं, वो वाराणसी जैसे अहम शहर के गवर्नर भी थे। तो सोचिए, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेना का उनके पास पहले से ही कितना तगड़ा अनुभव रहा होगा। एकदम आदर्श उम्मीदवार थे वो। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिशुनाग आखिर तख्त तक पहुंचे कैसे। और बस यहीं आकर ना इतिहास थोड़ा सा धुंधला जाता है। दो अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। एक कहानी कहती है कि वो जनता के हीरो थे, लोगों ने हर्यंक राजाओं से तंग आकर उन्हें खुद अपना राजा चुना। वहीं दूसरी कहानी उन्हें एक बहुत ही चतुर क्रांतिकारी बताती है, जिसने मौके का फायदा उठाकर खुद ही सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब इन दोनों में से सच क्या है, ये राज आज भी राज ही है। और शायद यही चीज इस दौर को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है ना? तो जब शिशुनाग राजा बने, उन्हें विरासत में कोई छोटा मोटा राज्य नहीं मिला था। उनके हाथ में आया था एक विशाल, एक समृद्ध साम्राज्य, एक ऐसी जमीन जो संसाधनों से, संभावनाओं से लबालब भरी हुई थी। और यही तो थी मगध की असली ताकत। जरा सोचिए, उनके पास क्या क्या था। हथियार बनाने के लिए लोहे की खानें अनगिनत, सेना के लिए जंगलों से लकड़ी, और सबसे जरूरी विशाल हाथी। और इन सबसे ऊपर गंगा के उपजाऊ मैदान, जहां से सेना और प्रजा दोनों के लिए अनाज की कभी कोई कमी नहीं होती थी। इन्हीं स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस की वजह से मगध के राजा एक ऐसी जबरदस्त सेना खड़ी कर पाते थे जिसके सामने टिकना किसी के बस की बात नहीं थी। और ऐसी ही सेना के दम पर शिशुनाग ने वो कर दिखाया जो उनसे पहले हर्यंक वंश के बड़े बड़े राजा भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने मगध के सबसे बड़े, सबसे पुराने दुश्मन अवंती साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये 100 साल पुरानी दुश्मनी का अंत था। एक ऐसा संघर्ष जिसने पीढ़ियों तक दोनों साम्राज्यों का खून बहाया था। इस जीत ने और बाकी जीतों ने मगध साम्राज्य की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि उसका दबदबा सदियों तक कायम रहा। खैर, शिशुनाग का सफल दौर जब खत्म हुआ तो गद्दी की मशाल उनके बेटे कालाशोक के हाथों में आई। लेकिन कालाशोक के सामने एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती खड़ी थी। कालाशोक का नाम इतिहास में जंग के मैदानों के लिए नहीं, बल्कि एक धार्मिक संघर्ष के लिए याद किया जाता है। हुआ ये कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनके इस दुनिया से जाने के लगभग 100 साल बाद बौद्ध भिक्षुओं के बीच उनके नियम और सिद्धांतों को लेकर बहुत गहरे मतभेद पैदा होने लगे थे। तो राजा कालाशोक ने इन झगड़ों को सुलझाने के लिए एक कोशिश की। उन्होंने दूसरी बौद्ध संगीति यानी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई। उनकी नीयत तो अच्छी थी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा।
उनकी लाख कोशिशों के बावजूद जो संघ था वो टूट गया और बौद्ध धर्म दो अलग-अलग हिस्सों में बंट गया, महासांघिक और स्थिविर। शायद ये उनके अपने राज्य के भविष्य के लिए भी एक बुरा संकेत था। अब कहानी उस एक गलती की तरफ बढ़ रही है जिसने इस पूरे राजवंश की किस्मत पर ताला लगा दिया। और ये फैसला जंग के मैदान में नहीं, बल्कि महल की दीवारों के अंदर खुद शाही परिवार ने लिया था। 10, ये नंबर याद रखिएगा। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये संख्या है कालाशोक के उन बेटों की जिन्हें एक साथ पूरा साम्राज्य विरासत में मिल गया। और इस विरासत का जो नतीजा निकला वो तबाही लाने वाला था। एक काबिल राजा चुनने के बजाय उन 10 बेटों ने इतने बड़े मगध साम्राज्य को एक केक की तरह आपस में काट कर बांट लिया। सोच के देखिए, इस बंटवारे ने साम्राज्य की नींव को अंदर से खोखला कर दिया, उसे इतना कमजोर बना दिया कि अब वो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के खतरों से लड़ने के काबिल नहीं रहा। साल था 345 ईसा पूर्व और अब वक्त आ चुका था इस कमजोर पड़ चुके राजवंश के आखिरी पर्दे के गिरने का। इस वंश के आखिरी शासक थे महानंदन, एक कमजोर राजा जो एक टूटे हुए साम्राज्य पर हुकूमत कर रहे थे। और उनकी हत्या करने वाला शख्स एक रहस्यमयी, बहुत ही क्रूर और उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी आदमी था। नाम था महापद्मनंद। लेकिन ये महापद्मनंद आखिर था कौन, कहाँ से आया था? यहाँ पर फिर से इतिहास हमें 2 अलग-अलग कहानियां सुनाता है। कुछ कहते हैं कि उसकी रगों में शाही खून दौड़ता था, वो खुद राजा महानंदन का ही एक अवैध पुत्र था। तो कुछ कहते हैं कि वो एक मामूली नाई का बेटा था। उसकी असली पहचान क्या थी, ये आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है, और यही रहस्य उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। तो आखिर कौन था महापद्मनंद और उसका असली मकसद क्या था? ये वो सवाल हैं जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करते हैं। और हाँ, यही सवाल हमें सीधे अगले राजवंश की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। मगध के तख्त की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। महापद्मनंद के आने के साथ तो एक नया और शायद अब तक का सबसे क्रूर अध्याय शुरू होने वाला है। उस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ राजवंश के सफर में बने रहिए। अगर शिशुनाग वंश की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो इस कोशिश को अपना प्यार दें, इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मगध के इतिहास का कोई भी पन्ना आपसे मिस ना हो।